इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सवाल ये करूं कि पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, अभी चल ही रहा है। अभी तक जो हुआ बहुत आसानी से समझें कि क्या हासिल किया हमने ऑपरेशन सिंदूर से। निर्दोष भारतीयों को कोई मारेगा, अगर बहनों का सिंदूर उजाड़ेगा, तुमको जवाब देना पड़ेगा और अच्छा जवाब देना पड़ेगा। शुद्ध भाषा में पिटाई की गई है आतंकवादियों की। और दूसरा, पाकिस्तान को स्पष्ट बताया गया है कि जो नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर के बीच में आप अंतर करते हैं, आतंकवाद के मामले में आतंकवादियों के पीछे खड़े रहते हैं आप। और आपके चैनल ने दिखाया, सबों ने दिखाया कि उनके नवाए जनाजा में सारे आर्मी के अफसर खड़े थे। तो ये एक संदेश है। और एक शब्द में कहूँ, आतंकवाद करोगे तो आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा और बड़ा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। वो हमने करके दिखाया मोदी की अगुवाई में। क्या इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा? ये तो मैं नहीं कहूँगा। खौफ तो है, डर है। अगर हाफिज सईद और अजहर मसूद सेफ हाउस में छिपे हैं, उनके ख़ानदान साफ हो गए, उनके नमाज जनाजा में भी नहीं आ सक रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो डीप स्टेट है उनको छुपाए हुई है ना, इसे खौफ कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि हम तुमको कहीं भी मार सकते हैं। वी कैन अटैक यू एनीवेयर। 9 उनके एयरबेसेस ख़त्म कर दिए, 9 उनके आतंकवादियों के गढ़ को ख़त्म कर दिया गया। तो सेना की को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। देखिए, इस पूरे प्रकरण में देवेंद्र बाबू 3 बातें बहुत साफ हुई हैं। हमारे नेता प्रधानमंत्री जी की हिम्मत, आम भारतीयों के सुरक्षा की जितनी वो चिंता करते हैं, सेना का साहस, सेना की स्ट्रैटेजी, तीनों सेना और एयरफोर्स ने कमाल कर दिया। नेवी का जो ब्लॉकेड था और जो नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, ये हमारे प्रधानमंत्री ने रखा था ना, ये दिल को छू गया। और 2 महिला अधिकारियों से ब्रीफिंग कराना, तो जो आज उन्होंने बीकानेर में कहा, वो शब्द मेरी आंखों कानों में गूंजते हैं कि तुम सिंदूर उजाड़ोगे तो सिंदूर बारूद बनेगा। यह है ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी सफलता। क्या पाकिस्तान इस मैसेज को लिया है? क्योंकि वो तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, बहुत सारे बयान वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ के आर्मी चीफ को प्रमोशन दिया जा रहा है नए पदवी के साथ। क्या मैसेज लिया उन लोगों ने? मैं थोड़ा हल्के अंदाज में बोलूं कि फील्ड में पिटने वाले जनरल फील्ड मार्शल हो गए हैं। वैसे फील्ड के तो कई माने होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन फील्ड में पिटने वाले जनरल हो गए हैं फील्ड मार्शल। देखिए देवेंद्र बाबू, पाकिस्तान के साथ भारत की 4 डिक्लेयर्ड जंग हुई है ना, 48 में, 65 में, 71 में और कारगिल में। और फिर जवाहर हक साहब की 1000 कट्स, तो उसमें आपके 26/11 मुंबई का है, उसमें संसद का हमला है, उसमें पहलगाम है, उरी है और आपका पुलवामा है। और हमारे प्रधानमंत्री की सोच क्या थी? कितनी खुली बिगिनिंग की। 14 में शपथ दे रहा हूं, शरीफ साहब आइए, आपका स्वागत है। मैं गया था काबुल, आपने कहा कि मेरे नाती की शादी है, तो मैं रुक गया, चला गया। इतनी बड़ी दिलदारी दिखाया और आपने क्या दिखाया? तो जिन्ना साहब ने बनाया पाकिस्तान, पाकिस्तान बन गया जर्नैल की दुकान। देखिए, पाकिस्तान के लोग बड़े सुलझे हुए होते हैं, इस बात को समझिए आप, लेकिन सब कुछ वहां जर्नैल बोलते हैं। डेमोक्रेसी नहीं आई, बाकी नहीं आई, तो ठीक है, चलने दीजिए। अगर आप इस तरह करेंगे, इसलिए जो मैंने पहले कहा आपसे कि अगर आप आतंकवाद करेंगे, you'll have to pay a cost, a big cost। और आज पीएम ने फिर कहा, सेना को पूरी छूट है, हमला हो
समय आप तय करो, तारीख आप तय करो, स्ट्रैटेजी आप तय करो, जवाब दो। तो ये बीकानेर तो सरहद पर ही है ना, तो आवाज सुनी गई होगी आज। एक चीज़ है, जैसे उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी, बालाकोट एयर स्ट्राइक, जैसे जैसे आतंकी घटनाएं हुई, हमारा जो जवाब था और बढ़ता भी गया। पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर और एकदम अलग लेवल पे 100 किलोमीटर अंदर जाके, बावजूद इसके ऐसा लग तो नहीं रहा है कि पाकिस्तान कोई लेसन दे रहा है आतंकवाद को लेकर प्रायोजन में। तो उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये ऐसे ही चलते रहना है? देखिए, पहली बात है कि उरी हुआ तो थमा, पुलवामा हुआ तो फिर 3 साल थमा, और इसके बाद वो काफ़ी थमेगा, क्योंकि अब खौफ है वहाँ, डर है वहाँ कि लाहौर में भी आके मार सकती है भारत की सेना, इस्लामाबाद भी मार सकती है। उनके स्ट्रेटजिक एसेट को नेस्तानबूद कर दिया हमने, उनके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को हमने फ्रस्ट्रेट कर दिया। तो अब उनके ऊपर है, अब तो पीएम ने कह ही दिया है, आतंकवाद करेंगे तो ये वॉर माना जाएगा, हम जवाब देंगे। अब वो हम समझेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर जो होना होगा वो होगा। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि थोड़ा खौफ है, और ये जो फील्ड मार्शल का कवच पहना गया है, ये उसी खौफ का परिचायक है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, क्योंकि आप तो डेलीगेशन के हेड ही एक जा रहे हैं, तो क्या जो न्यूक्लियर साइट पे अटैक की बात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत चर्चा का विषय है, क्या हमने वो भी किया था, वो भी मैसेज दिया है, क्या जानकारी है आपको? देखिए, हमारी क्लियर लाइन है कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरेंगे नहीं। हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर, इतना खुलकर कहा उन्होंने। बाकी वो भी तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत रोचक है, 9 हवाई अड्डे पर हमले के बाद अब वो न्यूक्लियर थ्रेट देना बंद कर दिया उन्होंने। क्या प्रधानमंत्री, क्या रक्षा मंत्री, क्या विदेश मंत्री, क्या पंजाब की मुख्यमंत्री नवाब शरीफ की पुत्री, और क्या वो रेल मंत्री, देवेंद्र वो भी बताइए कि वहाँ के सब रेल मंत्री एक ही फर्मे के होते हैं क्या? पहले भी देखा था हमने। अभी तो कह रहे हैं कि हमने बाबर और शाहीन कोई चौराहे पे घूमने की नहीं लगाई है। ये कौन सी भाषा है भाई? अब मैं उनको खोज रहा हूँ, कहीं दिखाई पड़ जाए, वो गायब है। तो ये डर वहाँ बना है। न्यूक्लियर लेसन दिया है, ये समझा जाए हमने। भारत जवाब दे सकता है, न्यूक्लियर की बात हमने बिल्कुल नहीं की है, लेकिन न्यूक्लियर की धौंस हमें न दिखाओ, ये इसका मतलब है। अंतर्राष्ट्रीय और ये संदेश गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, तो पहलगाम हमला हो रहा है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, और दूसरे देश की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाके हिट कर रहे हैं। हम भी बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। दुनिया का जो रिएक्शन रहा, उसे कैसे देखा जाए, खासतौर पर 2014 से पहले और 2014 के बाद के दौर की अगर तुलना करें तो? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहली बात, यूएन में जितना सख्त प्रस्ताव इस बार पारित हुआ, ये पुलवामा में हुआ था क्या? 26/11 में हुआ था क्या? संसद पे हमले पे हुआ क्या था? मुंबई ब्लास्ट पर हुआ था क्या? नहीं हुआ था। तो सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान है टेम्पररी मेंबर अभी, और इतना कड़ा प्रस्ताव। दुनिया के सारे देशों ने ओपनली कहा, प्रधानमंत्री को फोन किया, विदेश मंत्री को फोन किया। तो भारत के साथ जिसे कहते हैं सॉलिडारिटी, वो तो उन्हें करके दिखाया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी विजय है, और दुनिया ने भारत को मोदी की अगुवाई में 2 प्रकार से देखा है। लोकतांत्रिक देश है, एक बहुत मजबूत नेता है जो सबके साथ रिश्ते अच्छे रखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं है, तीसरे के रास्ते पर है। लेकिन भारत अपने लोगों की सुरक्षा के लिए उतना ही प्रतिबद्ध है। हमारे लोगों की सुरक्षा से खेलोगे तो जवाब देंगे। और आज मुझे एक घटना याद आ गई, आपको याद होगा, एक अमेरिकन पर लीबिया के लोगों ने अटैक किया था, और रेगन ने कहा था, द कॉस्ट ऑफ लाइफ ऑफ एवरी अमेरिकन इज इम्पोर्टेंट। मोदी जी ने वही संदेश दिया है, हर भारतीय की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जब जब ऐसी आतंकी घटनाएं होंगी, इसी तरह से ऑपरेशन होता रहेगा और स्केल और बढ़ता रहेगा, सेना अपने हिसाब से करते रहेगी, ये भरोसा। अब सेना पर छोड़ दिया है ना, छोड़ दीजिए ना आप, अब तो इसको डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। एक देखिए, आप सिक्योरिटी सिस्टम को ट्रस्ट करिए। आपने ट्रस्ट किया सीआरपीएफ को,
माओवादी खत्म हो रहे हैं ना। आज उनका सबसे बड़ा कमांडर मारा गया ना, उसके लिए हमने कोई तारीख नहीं तय की थी। बिल्कुल उसी तुलना में देखिए आप, छोड़ दीजिए सेना के ऊपर, वो अपना सर्जरी करेगी, काट पीट छाट कर करके मामला खत्म करेगी। तो जब ये दिस इज न्यू नॉर्मल भारत का, हम तैयार हैं, उनको छोड़ दिया है, और वो भारत की सेना कितनी मजबूत है इसका सैंपल आपको मिल चुका है। हाँ, यूरोप के दौरे पे आप डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, वहाँ पे लाजमी तौर पे पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, इन सब के बारे में सवाल जवाब भी होगा, वो लोग भी सवाल भी कुछ करेंगे। क्या कुछ संदेश है हमारा, क्या हम बताने वाले हैं? देखिए, पहली बात, प्रधानमंत्री की ये पहल कमाल की है, अभिनंदन। हर पार्टी के लोगों को मौका दिया है, और बाकी देखिए इस पूरे में बीजेपी के डेलीगेशन साथ में सिर्फ 2 ही हैं जो नेता हैं, मैं और बैजंत पांडा। बाकी सभी तो या तो सहयोगी पार्टी के हैं या दूसरी पार्टी के लोग हैं। उन पर विश्वास करना, और कांग्रेस के नेता जो जा रहे हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं, भले ही जयराम रमेश कुछ भी बोले, तो भारत एक स्वर में बोलेगा। मैं कृतज्ञ हूं कि मुझे यूरोप भेज रहे हैं। आपके दर्शकों के लिए मैं जा रहा हूं फ्रांस, इंग्लैंड, ब्रसल्स, डेनमार्क, रोम, इटली और फिर जर्मनी। तो सब जगह अपनी बात कहेंगे, वहाँ के लोगों से जो हमारी एम्बेसी है बात कराएगी, वहाँ के लॉ मेकर से मिलेंगे, वहाँ की सिविल सोसाइटी से मिलेंगे, भारत की बात बताएंगे। और देखिए, मोदी जी की अगुवाई में भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति कितनी अच्छी है कि 2 दिन पहले फ्रांस के डिफेंस फॉरेन अफेयर्स की कमेटी आई थी, जिनकी मुलाकात स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जिसका मैं मेंबर भी हूँ, आपको मालूम है, सजीश थरूर चेयरमैन है। वो सभी आए और सबों ने एक ही बात कही, इस तनाव भरे माहौल में भारत आए हैं क्योंकि हम भारत के साथ अपनी मजबूती साझा करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि इससे बड़ी बात और क्या होगी, आप भी तो आतंकवाद से बिल्कुल परेशान हमें, पेरिस से लेकर बाकी जगह पर। तो ये एक नई सोच, और देखिए जो मैं बोलूंगा मैं आपके सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं, दुनिया में आतंकवाद कहीं भी हो उसकी एक मजबूत कील पाकिस्तान में होती है। देखा आपने, उसामा बिन लादेन वहीं छुपे हुए थे, वो जिस पत्रकार को गला काटा गया, पर्ल, वो आपने देखा होगा। ये जितने आतंकी मारे गए उसमें से अधिकांश यूएन के द्वारा डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं, अमेरिका के द्वारा डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं। आज इंग्लैंड में अटैक हुआ कि नहीं ट्यूब स्टेशन में, आज अमेरिका में हुआ कि नहीं 26/11, और बाकी जगह रोज देखते हैं आप। आज फ्रांस में तो आपने देखा ही, गर्दन काट दी गई और बाकी मारा गया। ब्रसल्स में होता है, जर्मनी में हुआ 2-3 बार टेररिस्ट अटैक या जुनूनी अटैक जिसे कहते हैं, इस्लामिक जुनूनी अटैक। स्पेन में हुआ तो बचा क्या, इटली में भी कुछ हुआ है। तो हम ये बताएंगे कि आतंकवाद एक ग्लोबल कैंसर है, इंसान, इंसानियत, जमहूरियत सबों के लिए बहुत बड़ा नासूर है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा देवेंद्र बाबू, ह्यूमन राइट्स की बात बहुत होती है ना, यूरोप में खास होती है। बहुत विनम्रता से मैं एक बात कहूंगा, ह्यूमन राइट किसका, सिर्फ मारने वाले का भी कि विक्टिम का भी है। वो जो नरवल हमारा नेवल ऑफिसर मारा गया, शादी के 10 दिन बाद उसकी पत्नी का ह्यूमन राइट है कि नहीं? जो हमारी विधवा बहन हो गई कानपुर में, उसका ह्यूमन राइट है या नहीं? बाकी जो लोग मारे गए, तो ये ह्यूमन राइट की बार बार जो एक पक्षीय व्याख्या होती है, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, एग्रेसर्स का ह्यूमन राइट, विक्टिम का ह्यूमन राइट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आतंकवाद से बाकी से। तो ये बात मैं वहाँ बहुत विस्तार से कहने की कोशिश करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ इसको लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो जब आप लोग जाएंगे तो ये सिर्फ कहने सुनने वाली बात रहेगी, या कुछ सबूत और डोजियर भी ऐसी चीज़ें भी रहेंगी जो बताएंगे कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कैसे है और किस प्रकार से पाकिस्तान लगातार इस काम को कर रहा है? हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात हुई। आपने देखा होगा कि कुछ अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, पहले उनके पक्ष में लिख रहे थे, जब पूरा सैटेलाइट इमेजेस गया तो उन्हें बदल गया कि पिटाई कस के हुई है।
जो ग्लोबल एक्सपर्ट हैं, स्ट्रैटेजिक और सामरिक एक्सपर्ट हैं, नामी लोग, सबों ने कहा भारत की विजय हुई है। तो एविडेंस के बारे में हमें कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया जान चुकी है और ये टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट की दुनिया है, और बाकी हम लोग बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे जो मैंने पहले कहा, हम पाकिस्तान से बहुत बड़े हैं, हम हाइफनेशन में विश्वास नहीं करते, जो करते हैं वो करें। लेकिन अगर दुनिया के हर आतंकवाद का सूत्रधार पाकिस्तान के अंदर है और जिसकी ज्वाला पूरे दुनिया को परेशान कर रही है, तो आज दुनिया को उस पर बोलने की जरूरत है या नहीं? भारत की सारी कहानी बताएंगे, बाकी जगह की कहानी बताएंगे, तो इसके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान कम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि हमारे राज्य की नीति है कि हम आतंकवाद से आपको कमजोर करेंगे, इसके खिलाफ दुनिया को खड़े होने की जरूरत है। एक चीज़ बहुत कहा जा रहा है, खासतौर पे अपोजिशन, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर लें तो इसको लेके कि अमेरिका के दबाव में डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, वहाँ के विदेश मंत्री का ट्वीट, अमेरिका के दबाव में हमने संघर्ष विराम सीज फायर कर दिया। क्या ये दबाव था? देखिए, बिल्कुल गलत है, मैं इतना ही कहूँगा। भारत के MEA ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है, तो ऐसे मामलों में मैं भारत के विदेश मंत्री के प्रवक्ता और विदेश मंत्री की टिप्पणी को ही विश्वास में लूँगा। आपको मालूम ही है कि हम लोग को फॉरेन अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी में विस्तार से इस बात को बताया गया था, विदेश सचिव ने भी बताया था। पहला हमने उनको 22 मिनट में उनका सफाया किया आतंकवादी केंद्रों का, सुबह बताया कि हमने ये किया है, इसको हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। उनका जवाब नहीं आया, उन्होंने अपनी फुलझड़ियाँ छोड़नी शुरू की। और यहाँ मैं एक बात देवेंद्र बाबू बताना चाहूँगा, इजराइल शायद हरियाणा के बराबर है ना, उसका डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम, और भारत का लद्दाख से भुज तक 3000 किलोमीटर का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें जो उन्होंने हमने कमाल किया है साहब, बहुत, ये ब्रह्मोस, ये आकाश, जो भारत की नई ऊर्जा और ताकतों का परिचायक है, इससे आम हिंदुस्तानी बहुत गर्व हुआ। आज APJ कलाम की याद आती है, उन्होंने इन सबों को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। बाकी साइंटिस्ट सबों का अभिनंदन। तो ये बातें हम बताएंगे और ये भी कहेंगे कि ये नया भारत है, शांति में विश्वास, सद्भाव में विश्वास, पीस एंड एमिटी वी ट्रस्ट। लेकिन अगर कोई भारत और भारतीयों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा तो कस का जवाब दिया जाएगा, ये संदेश है। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद, इतने बड़े, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को जो लेसन दिया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो फेस सेविंग करके वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के आर्मी चीफ, वो जो कर रहे हैं, उसे कैसे देख रहे हैं कि पूरी दुनिया कह रही है कि तुम्हारी पिटाई हुई है और वो अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे? देखिए, पाकिस्तान डिनाइल में हमेशा रहता है। हम 65 जीत गए थे जी, 71 भी हम जीत गए थे। मुझे याद है, मैं मैट्रिक में पढ़ता था और जब पिटाई हो रही थी तो बिल्कुल वो ड्रंक थे याह्या खान, और उन्होंने कहा कि वी आर सॉरी, वी हैव लॉस्ट बांग्लादेश, ये ईस्ट पाकिस्तान, जो उन्होंने दगाबाजी कर दी वगैरह वगैरह। लेकिन आपके प्रश्न का जवाब मैं एक प्रति प्रश्न से करूंगा और उसमें काफी उत्तर छिपा है। एक टूटे फूटे टैंक पर चढ़कर मोदी जी गए थे ना आदमपुर एयरबेस, तो बढ़कर ये वहाँ के वजीर आजम जनाब शहबाज हुसैन ने अपने आर्मी चीफ को दिखाकर कहा कि सारी प्लानिंग इन्हीं की थी, बहादुर जनरल की। मतलब क्या है समझ लीजिए। और दूसरा, उन्होंने एक आर्मी के फंक्शन में कहा कि हमारे सिपा सालार जनाब आलम मुनीर ने मुझे रात में 2 बजे बताया कि भारत ने मिसाइल से अटैक किया है। इससे क्या समझते हैं आप? ये स्वर बड़ा रोचक है। पहली बार आर्मी को बताया जा रहा है कि आपने जो हमें फंसाया है तो हमें परेशानी में डाला है, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए आगे क्या होता है। आपने ये कहा कि भारत के विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय जो कह रहा है, देश में स्वाभाविक तौर पर हर व्यक्ति उस बात को मानेगा। राहुल गांधी इस बात को नहीं मान रहे। वो तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। ये भी पूछ रहे हैं कि कितने जेट हमारे गिरे और क्या विदेश मंत्री ने पहले सूचना दी थी। इस तरह की चीज़ों को ऐसे समय में, जी इतना बड़ा ऑपरेशन अभी चल ही रहा है, उस सवाल को कैसे देखते? बहुत अच्छा सवाल किया आपने देवेंद्र जी, आपकी तो परिपक्वता मैं जानता हूँ। पहली बात आप ये बताइए
कि आप विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि पारिवारिक कनेक्शन से हैं, राहुल गांधी ये देश जानता है, लेकिन इस पद पर आने के बाद थोड़ी जिम्मेवारी आप देखेंगे क्या? आपने तय किया है कि जब आप विदेश जाएंगे तो ऐसा बोलेंगे कि भारत एम्बैरेस हो, और जब भारत युद्ध की स्थिति में है तो ऐसा बोलेंगे कि पाकिस्तान में तालियां बजें। थोड़ा उनको समझना चाहिए। और मुझे उनके जो बड़े नेता जा रहे हैं और जो मैंने उनका कमेंट देखा है कि देश को एक स्वर में बोलना चाहिए सरकार के साथ, अच्छा है तो अभी समझेंगे। और मैं आज के दिन कोई पॉलिटिकल इसको विवाद का विषय बनाना नहीं चाहता, लेकिन संभवतः राहुल गांधी को और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। लेकिन जो नेता जा रहे हैं उनके जाने पे भी कांग्रेस पार्टी को एतराज़ कि भाई अपने तरह से नाम क्यों चुन लिया, हमने जो नाम दिया था उसको नहीं लिया गया, शशि थरूर को क्यों चुना गया, कैसे देख रहे हैं? अच्छा ये बताइए, ये तो मोदी जी का बड़कपन है। मनीष तिवारी जा रहे हैं ना, आनंद शर्मा जा रहे हैं ना, सलमान खुर्शीद जा रहे हैं ना, तो चार तो बड़े नाम जा ही रहे हैं भाई। देखिए, इसमें हम कांग्रेस के इंटरनल प्रॉब्लम पर जवाब देने के लिए रविशंकर प्रसाद नहीं बैठे हैं, वो सवाल आप उनसे पूछिए। कांग्रेस पार्टी में समस्या बहुत है इंटरनल, उसका जवाब उनको देना है, मुझे नहीं देना है। लेकिन लोग जा रहे हैं, वो समझदार लोग हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। मनीष तिवारी तो बड़ा बढ़िया एक देशभक्ति की कविता ट्वीट कर दी, आपको मालूम ही है, एक्स पर लिखा। आज देखा आनंद शर्मा का भी स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, तो अच्छी बात है। देखिए, मैं फिर कहूँगा, नरसिंहा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था ना, सलमान खुर्शीद उस समय विदेश मंत्री थे, जिनेवा में पाकिस्तान को एक्सपोज किया था ना, तो आपने अतीत से लेसन क्यों नहीं लेते हैं? मैं यही कहूँगा, फिर कहूँगा, कृपया करके अपने अतीत में देखिए और शायद चलिएगा तो भारत की एकता आएगी तो अच्छा ही लगेगा। चुनाव में तो आप हार गए, अब आगे क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन देश के मुद्दों पर एक रहें। राहुल जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, और ऐसा कुछ ना बोलें जहां आपको लेकर पाकिस्तान की मीडिया, टीवी और जनता में ताली बजे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी ऐसे बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसे कोई बहुत छोटा काम हुआ है, छोटा युद्ध, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, जब सेना ने इतनी बहादुरी और वीरता का परिचय दिया। अगर सेना की साहस का सम्मान करते तो अच्छा होता, उन्हीं का कद बढ़ता ना। ये मोदी जी के खिलाफत को लेकर के आप सेना के भी खिलाफत शुरू कर देते हैं। कभी सबूत, इस बार कम से कम सबूत नहीं मांगा है, क्योंकि सब कुछ सेटेलाइट पर अवेलेबल है। सेना ने शौर्य दिखाया है। खड़गे साहब, हमें गर्व है, आप भी गर्व करेंगे तो आपका ही कद बढ़ेगा। रविशंकर जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं डेलीगेशन के हेड के तौर पे जब आप यूरोप लेके जा रहे हैं। उम्मीद है कि डेलीगेशन अपनी बात दुनिया के सभी देशों को समझा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, आपने बहुत मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत कृतज्ञ हूँ।